जयधवला पुस्तक 9वी लेक्चर नंबर 61। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं प्रणम्य मोक्षपदेशं पदेशसङ्कन्तिविरह्यं सौवगयम् पयणीयदम्मुवयेशं वोच्छामि पदेशसङ्गमं निस्सङ्गम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाउर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा इतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 427 पर आ गए, 427। अल्पभूत्व का यहाँ प्रकरण चल रहा है। उत्तर प्रकृति प्रदेश संक्रम में पदनिक्षेप के प्रकरण में प्रत्येक प्रकृति की जो उत्कृष्ट वृद्धि उत्कृष्ट हानि वगैरह है, उसमें हम अल्पभूत्व देख रहे हैं। उसमें अभी हम लोभ की देख रहे थे, संज्वलन लोभ की। वहाँ बताया था कि उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है, उससे हानि विशेष अधिक है और वृद्धि उससे भी विशेष अधिक है। तो यहाँ अभी विशेष का प्रमाण कितना है उसकी चर्चा भी यहाँ चलेगी। पृष्ठ संख्या 227 पर यहाँ शंका नीचे लिखी है 707 नंबर पर, पॉइंट पैराग्राफ नंबर 707। शंका, यहाँ पर विशेष का प्रमाण कितना है? ये जो वृद्धि का जो यहाँ बताया ना, विशेषण है, दोनों का डिफरेंस, हानि से वृद्धि विशेष अधिक है, वो विशेष कितनी अधिक है उसकी बात यहाँ पूछ रहे हैं। उसका समाधान, शपक के गुण संक्रम संबंधी लाभ के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। लाभ गुण संक्रम में जितना वहाँ लाभ हुआ है ना एक्स्ट्रा, उसमें परमाणु बढ़े। गुण संक्रम में जो लाभ हुआ है ना, किसका प्रकरण चल रहा है? अभी वृद्धि की बात है ना। गुण संक्रम के द्वारा जितनी वृद्धि होती है, जितना हो सकता है, उसका असंख्यात प्रभाव, क्योंकि उभयत्र न्यूनाधिकता से रहित अधः प्रवृत्त संक्रम के द्वारा स्वामित्व की प्राप्ति समान होने पर उपशम श्रेणी में प्राप्त हुए गुण संक्रम विषयक लाभ से शपक संबंधी असंख्यात गुणे संक्रम विषयक जो लाभ है, उतनी वृद्धि विषयक सत्कर्म में विशेषाधिकता देखी जाती है। सत्कर्म में विशेष अधिकता कैसे है? क्योंकि उपशम श्रेणी में जितना गुण संक्रमण हुआ, उसके द्वारा जितने वहाँ संक्रमण चल रहा था या परमाणु पाए गए थे, उससे यहाँ पर हाँ, क्योंकि यह विशुद्धि भी अधिक है, तो यहाँ कहते हैं जहाँ गुण संक्रम से विशेष अधिक लाभ होगा। और विशेष अधिक सत्कर्म से उत्पन्न हुए संक्रम की विशेष अधिकता प्रसिद्ध है। असिद्ध है यह बात नहीं है ना, प्रसिद्ध है यानी सिद्ध है। क्या पहले फिर सुनो। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं? उपशम श्रेणी में भी लोभ में द्रव्य आया है, प्रदेश बढ़ गए हैं, शपक में भी बढ़ गए हैं। उपशम में जितने बढ़े उससे क्षपक के ज्यादा बढ़े। किसके? सत्कर्म की बात चल रही है। सत्ता में परमाणु की संख्या, अब कहते हैं वो परमाणु की संख्या जितनी अधिक, उतने संक्रमित होने वाले परमाणु अधिक। अभी पूछो
यहाँ पे उभयत्र न्यूनाधिकता से रहित अधप्रवृत्त संक्रम के द्वारा न्यूनाधिक से रहित क्यों था? यानी दोनों समान है ऐसा। अध प्रवृत्त संक्रमण में कोई विशेषता नहीं है, गुण संक्रम में विशेषता है। उभयत्र ने कहा उपशम श्रेणी में भी और क्षपक श्रेणी में भी अध प्रवृत्त संक्रमण में इतना फर्क नहीं था। डिफरेंस कहाँ आया? गुण संक्रम के द्वारा इसमें जितने परमाणु आए उसकी बात करो। वृद्धि ज्यादा है ना। देखो हम वृद्धि का प्रमाण देखो, हम उसका स्वामित्व देख लेते फिर दोबारा। 395 पृष्ठ पर अवस्थान की बात हमने देखी थी, 395 पर। देखो लोभ संज्वलन 394 पर पूछा था कि लोभ संज्वलन की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है। यहाँ हानि को पहले बताया था अपने अल्पभूतों में, क्योंकि हानि से वृद्धि ज्यादा है, परंतु वो कहाँ होती है उसकी बात यहाँ फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो जिस गुणित कर्मौषिक जीव ने अतिशीघ्र 4 बार कषायों की उपशमना की है, उपशमना करने से क्या लाभ हुआ था? अन्य कर्म इसमें संक्रमित होके लोभ के परमाणु बढ़े थे। उसमें भी अंतिम भाव में 2 बार कषायों को उपशमा कर जो क्षपणा के लिए उद्यत हुआ, उसने जब अंतिम समय में अंतर नहीं किया तब उसके संज्वलन लोभ की उत्कृष्ट वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पर परमाणु मैक्सिमम है। 4 बार उपशम करके फिर अधिक क्षपक श्रेणी करा है। और हानि उसी के नीचे का सूत्र, हानि किसके होती है? तो वहां लिया था कि 3 बार कषायों को उपशमाया था, चौथी बार उपशम कर रहा था तो अंतर होने वाला था, अभी अंतिम समय में मरकर देव हुआ। और वहां उपपाद योग से जो जघन्य समय प्रबंध बांधा था, एक समय होने पर उत्कृष्ट हानि होती है। ये बात वहां हमने देखी थी। अब यहाँ जो उत्कृष्ट हानि है उससे उत्कृष्ट वृद्धि विशेष अधिक है, क्यों? वहां तो 3 बार कषायों को उपशमाया और फिर चौथी बार करते करते वहां चला गया, यानी वहां तो उसका गुण संक्रम चौथी बार भी हो गया था। गुण संक्रम के टॉप मोस्ट में था, अंतर करने वाला था, यानी वो अभी संक्रमण रुकने वाला था और वो देव में उत्पन्न हुआ। यानी यहाँ भी 4 बार कषायों को उपशमाया, वहां भी इक्वली पूरा तो नहीं हुआ था, फिर भी देव में चला गया था। और इसमें एडिशनल क्या हुआ था? वृद्धि में क्षपक श्रेणी मांडी, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा चौथी बार और क्षपक श्रेणी मांडी, तो उतना उसमें परमाणु बढ़ गया। ये बात बतानी चाहते हैं। तो जितने परमाणु बढ़े उतना संक्रमण बढ़ा। जिस मात्रा में सत्कर्म यानी परमाणु की संख्या सत्ता की बढ़ जाती है, उतने संक्रमण पर भी वहाँ अधिक होगा, इसलिए विशेष अधिक कहा। उत्कृष्ट वृद्धि विशेष अधिक है। अभी हम फिर आते हैं, जो हम उसका प्रमाण देख रहे थे 427 पृष्ठ पर। यह हमने 5वीं लाइन में देखा, चौथी के लास्ट से, विशेष अधिक सत्कर्म से उत्पन्न हुए संक्रम की विशेष अधिकता असिद्ध है, यह बात नहीं है, यानी वो सिद्ध होता है, क्योंकि सर्वत्र कारण के अनुसार कार्य की प्रवृत्ति होने में कोई रुकावट नहीं है। प्रदेश सत्कर्म ज्यादा है तो प्रदेश संक्रमण भी अधिक होगा, कारण के अनुसार कार्य होगा। अथवा कारण में कार्य का उपचार कर अवस्थानादि संक्रम कारणक सत्कर्मों का ही यह अल्पभूत्व है, ऐसा प्रकृत अर्थ का समर्थन करना चाहिए। अब क्या कहते हैं? जैसा सत्कर्म वैसा वहाँ संक्रमण होगा। तो यहाँ जो अवस्थान, हानि और वृद्धि का अल्पभूत्व बताया है, वो सत्कर्म का अल्पभूत्व समझ सकते हो, ये बात बताना। फिर इसका इस अर्थ का
ये वाक्य का हम फिर दोबारा पढ़ेंगे इसको। अथवा कारण में कार्य का उपचार कर। कार्य क्या है? प्रदेश संक्रम। कारण क्या है? प्रदेश सत्कर्म। तो प्रदेश सत्कर्म में ही उपचार किया प्रदेश संक्रम का। अवस्थानादि यानी अवस्थान, हानि और वृद्धि, इनके संक्रम कारणक, इनके संक्रम के कारणभूत ऐसे सत्कर्मों का ही यह अल्पभूत्व है। यानी यहाँ जो प्रदेश संक्रम का अल्पभूत्व बता रहे हैं वो प्रदेश सत्कर्म का ही है, क्योंकि सत्कर्म में ही हमने संक्रमण का उपचार किया है। ऐसा प्रकृत अर्थ का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अर्थ करने में विरोध का अभाव है। हाँ, विरोध का अभाव है। दो निगेटिव आते हैं ना, कन्फर्म। सर्वत्र शुद्ध शेष द्रव्य का अवलंबन कर अल्पभूत्व का कथन किया जाता है, परंतु यानी वो जो निकल जाने के बाद जितना बचेगा उसकी बात करते हैं, परंतु यहाँ पर प्रकारांतर का अवलंबन करने पर, प्रकारांतर ने अन्य प्रकार से कथन किया है, उसका अवलंबन लिया है, पूर्वापर का विरोध होता है, सो ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा समझेंगे कि यहाँ कुछ विरोध हो है, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि जहाँ पर जिस प्रकार से अवलंबन करने पर सूत्र विरोध नहीं होता, वहाँ पर उस प्रकार के व्याख्यान का अवलंबन लिया गया है। ये सूत्र में हेराफेरी नहीं करनी है, और ना ही सूत्र में कोई विरोध है। अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग प्रकार का अवलंबन लेकर अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो कैसे यहाँ अर्थ बिठाना, ये तो हम स्वयं ढूंढ ले इसमें से। अथवा शुद्ध शेष द्रव्य का अवलंबन करने पर भी जिस प्रकार विशेषाधिकपना विरोध को नहीं प्राप्त होवे, उस प्रकार व्याख्यान करना चाहिए। आप कहेंगे वो तो सत्कर्म जितना था उसकी बात नहीं है, जितना शेष रहेगा उसकी बात करो, तो भले उसकी भी बात करेंगे, वहाँ भी ऐसा अर्थ लगाना कि जिसमें विरोध नहीं हो जाए, क्योंकि सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर वहाँ पर विशेषाधिक शा करना, विशेषाधिक पने को छोड़कर दूसरा प्रकार उपलब्ध नहीं होता। यानी यहाँ अन्य कोई विशेष अधिक छोड़कर कुछ गुणित प्रमाण में हो या कम हो, ऐसा कोई प्रकार वहाँ बनता ही नहीं है। यह यहाँ पर परमार्थ है। इस प्रकार ओघ से उत्कृष्ट अल्पभूतों का कथन किया। इसी पद्धति से आदेश प्ररूपणा भी करनी चाहिए। इसके बाद उत्कृष्ट अल्पभूत्व समाप्त हुआ। इत्तो जहन्नयम, यानी यहाँ जहाँ उत्कृष्ट हानि थी, उत्कृष्ट वृद्धि थी और अवस्थान था उत्कृष्ट, उसमें अल्पभूत्व लगाया, प्रत्येक प्रकृति का अलग अलग। अब जहाँ जघन्य वृद्धि होती है, जघन्य हानि होती है, जघन्य अवस्थान है, उसमें आपस में अल्पभूत्व चलेगा। आगे जघन्य अल्पभूत्व का प्रकरण है। इसके आगे जघन्य अल्पभूतों को बतलाते हैं। इस प्रकार यह प्रतिज्ञा वाक्य है। ओघ और आदेश के भेद से उसका निर्देश दो प्रकार का है। उसमें सर्वप्रथम ओघ प्ररूपणा करते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा देशामर्शक भाव से आदेश प्ररूपणा का ज्ञान हो सकता है। मूल में कहाँ कितना अल्पभूत्व है देखेंगे तो अलग गतियों में काय मार्गणा, अन्य मार्गणा में हम उसको देख सकते हैं। मिच्छत सोलस कसाय पुरिस वेद भयदुगुंछाणम जहन्या वड्ढी हानि अवठाणम तुल्लानी। किसको किसको छोड़ा इसमें से? हाँ, प्रतिभाताई प्रतिपक्ष हास्यरथी, वो युगल, दो युगल को छोड़ा, और नपुंसक वेद स्त्री वेद नपुंसक वेद को छोड़ा, क्योंकि यहाँ अवस्थान भी लेना था ना, अवस्थान तुल्य बताना था, और उसमें तो अवस्थान होता ही नहीं है। अभी उसके लिए उसको अलग से रखा है।
देखो, मिथ्यात्व, 16 कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्सा की जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान तुल्य है, क्योंकि इन कर्मों के एक सत्कर्म प्रक्षेप का अवलंबन करने से, ये सत्कर्म प्रक्षेप ने क्या, सत्ता में जो कर्म पड़ा है उसमें एक प्रक्षेप डाला, यानी उतने परमाणु बढ़े। हमने पहले देखा था मिनिमम परमाणु, तो सूक्ष्म और सूक्ष्म पद्धति से देखा था, S1 S2 T1 T2 देखा था ना, वो कुछ वहाँ वो प्रक्षेप की बात की थी, सत्कर्म प्रक्षेप कहा था। सत्ता में ये परमाणु की संख्या उसमें एडिशन हुई, उसको प्रक्षेप कहा। तो कहते हैं कि एक सत्कर्म प्रक्षेप का अवलंबन करने से जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान का स्वामित्व प्राप्त होता है। देखो, उसके हम स्वामित्व देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा। उसमें हम बहुत चर्चा की थी, वहाँ पर हमने स्वामित्व देख लेते हैं पद निक्षेप का। हाँ, 397। जघन्य वृद्धि किसके होती है, तो वहाँ बताया था जिस कर्म का अवस्थित संक्रम होता है, ये कंडीशन डाली है, तो वहाँ तो 2 वेद और 2 युगल उसको छोड़ना है। तो उसमें जहाँ निरंतर बंध संभव है और वहाँ अवस्थान भी संभव है, जितना आय उतना व्यय, लगातार उतना रह सकता है, तो ऐसे कर्मों में अवस्थित जहाँ पाया जाए तो वहाँ ये जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि हो सकती है। अब ये 399 पृष्ठ पर पूछा गया था कि इस प्ररूपणा के अनुसार मिथ्यात्व की जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान किसके होता है, तो उसके नीचे के सूत्र में बताया, जहाँ पर तत्प्रायोग्य जघन्य संक्रम से तदनंतर समय में अवस्थान संक्रम संभव है, वहाँ पर जघन्य वृद्धि या जघन्य हानि या तदनंतर समय में जघन्य अवस्थान होता है। मिथ्यात्व का अवस्थितपना कहाँ बन सकता है, तो सादी मिथ्या दृष्टि के वेदक सम्यक तो प्राप्त करके एक अवधि तक वहाँ ही अवस्थित हो सकता है, अन्यथा उसका अवस्थित बनता ही नहीं है, तो वहीं पर उसकी जघन्य वृद्धि और हानि भी हो सकती है। हानि तो हमने बाद में देखी थी, देखो यहाँ नीचे समाधान में बताया था 399 पर, शपित कर्मौशिक लक्षण के आकर पूर्व में उत्पन्न हुए सम्यक्त्व से मिथ्यात्व को प्राप्त होकर और फिर तत्प्राज्ञ काल के द्वारा फिर से वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, वो प्रथम आवली के द्वितीयादि समयों में अवस्थित संक्रम के योग्य है, यानी वहाँ हो सकता है। पहले समय में तो अवक्तव्य कहेंगे और दूसरे समय से लेकर आवली काल तक कहीं पर भी अवस्थित हो सकता है। ये क्यों होता है, क्योंकि नवक बंध जो है एक एक समय वाला प्रबद्ध उसमें जुड़ता चला जाता है संक्रम में, तो वहाँ ये बात हो सकती है। तो ये तो हमने वो कहाँ होता है देखा था, और उसमें 2 प्रकार के अर्थ देखे थे, सूक्ष्म और मैंने पहले समय में अवक्तव्य किया था, दूसरे समय में उसने वृद्धि की और तीसरे समय में उतना ही रहा तो अवस्थित था। उसमें हमने 2 प्रकार के अर्थ देखे थे, सूक्ष्म कथन और स्थूल कथन। अब यहाँ आते अपने ओरिजिनल पर 428 पृष्ठ पर। अल्पभूतों का प्रकरण चल रहा है, तो इतने में तो अल्पभूत ही नहीं है, क्योंकि सब समान है, अवस्थान भी, जघन्य हानि भी और जघन्य वृद्धि भी। अब यहाँ हमने 2 वेद, 2 युगल और सम्यक सम्यक मिथ्यात्व इनको तो नहीं लिया था, क्योंकि उनमें अवस्थित संक्रमण संभव नहीं था। अब यहाँ आगे जो छोड़ा है उन प्रकृतियों की बात करेंगे।
सम्मत सम्मामिक्षत्तानम संवत होवा जहन्या हानि, यानी इसमें हानि ही है, हानि और वृद्धि दो ही है। तो उसमें हानि कम है कि वृद्धि कम है, ये बात बताएंगे यहाँ पर। तो कहते हैं सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य हानि सबसे स्तोक है, क्योंकि क्षपित कर्मांशिक जीव के, अभी हानि जघन्य में हम क्षपित कर्मांशिक को याद करेंगे। क्षपित कर्मांशिक जीव के द्विचरम उद्वेलना कांड की अंतिम फाली से संबंध रखने वाला इसका जघन्यपना है। देखो, जब मिथ्यात्व में जीव आता है, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व दोनों की उद्वेलना चालू है। पल्ले के असंख्यात भाग तक लगातार उद्वेलना होती चली जाती है, तो संक्रमित होने वाले परमाणु की संख्या घटती चली जाती है। द्विचरम कांडक के अंतिम समय में वहाँ सबसे कम से कम संक्रमण है। अंतिम कांडक में क्या होता है? गुण संक्रमण, वृद्धि होगी वहाँ पर। यहाँ हम हानि की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे कम हानि है। अब वड्डी असंख्य गुणा, उससे वृद्धि असंख्यात गुण है, क्योंकि सम्यक्त्व के अंतिम उद्वेलना कांड की प्रथम फालिका गुण संक्रम के आश्रय से जघन्यपना उपलब्ध होता है, तथा सम्यक मिथ्यात्व में भी। देखो, यहाँ जघन्य की बात कर रहे हैं, उत्कृष्ट नहीं। सम्यक्त्व का उत्कृष्ट कहाँ लिया था? उत्कृष्ट वृद्धि अंतिम कांडक की अंतिम फाली, क्योंकि एक अंतर्मूर्त तक लगातार गुण संक्रमण होते 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 अंतिम फाली में मैक्सिमम वृद्धि हुई थी। हमें वृद्धि तो चाहिए, परंतु कम से कम चाहिए। जब तक उद्वेलना चली, कहीं पर वृद्धि तो नहीं थी। तो वृद्धि कब हुई? अंतिम कांडक शुरू हुआ उसके पहले समय में, उसमें वृद्धि जघन्य है। फिर भी जघन्य हानि जो देखी, उससे असंख्यात गुण है। क्यों? वहां तो गुण संक्रमण है। पहले उद्वेलना संक्रमण हो रहा था और वहां मिनिमम पॉसिबल हानि हुई थी। अब उसके बाद जो वृद्धि हुई है पहले समय में, वो गुण संक्रमण के द्वारा हुई है, तो इसलिए वहां पर असंख्यात गुना है। तथा सम्यक मिथ्यात्व के भी द्विचरम उद्वेलना कांडक की अंतिम फाली को संक्रमा कर सम्यक्त्व को प्राप्त हुए जीव के प्रथम समय में विद्या संक्रम के द्वारा जघन्यपना देखा जाता है। सम्यक प्रकृति के बारे में द्विचरम कांडक से चरम कांडक में लाना है। जघन्य वृद्धि होगी, हानि नहीं। हानि तो द्विचरम कांडक के अंतिम समय में हुई, जघन्य हानि हो गई, और उसके पश्चात जब अंतिम कांडक की शुरुआत हुई तब जघन्य वृद्धि हुई, क्योंकि वहाँ उद्वेलना संक्रमण के बाद गुण संक्रमण हुआ। तो सम्यक मिथ्यात्व में ऐसा ही लेना कि नहीं लेना, उससे भी कम वृद्धि हो सकती है। क्यों? अंतिम कांडक में प्रवेश करने के बदले उसने वह सम्यक्त्व प्राप्त किया। कौन सा संक्रमण होगा? पहले समय में विद्या संक्रमण। और सम्यक्त्व कौन सा होगा वहां पर? औक्षमिक होगा, क्योंकि अंतिम कांडक कितना है? पल्ले का संख्या प्रभाग प्रमाण। जब सागर जितनी स्थिति शेष रहती है तो औक्षमिक ही होगा उसको, उसका ये उपशम काल चल रहा है वो, परंतु पूर्व सत्ता है, इसलिए वहां पर एक समय के लिए विद्या संक्रमण होगा, दूसरे समय से गुण संक्रमण चालू हो जाएगा। तो यहाँ उद्वेलना संक्रमण का अंतिम समय और उसके इमीडिएट नेक्स्ट, पहले वो करण लब्धि वगैरह मान रहा था और फिर उसने सम्यक को प्राप्त किया। तो उद्वेलना के बाद विद्यात हुआ, तो उसकी जघन्य में जघन्य वृद्धि हुई। दोनों की हानि समान पॉइंट पर है और वृद्धि में डिफरेंस है। सम्यक, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व में क्या विशेषता है? उसका संक्रमण मिथ्या दृष्टि भी करता है, सम्यक दृष्टि भी करता है, इसलिए उसको सम्यक को प्राप्त करा दिया। तो ये जो है वो सबसे वृद्धि जो है असंख्यात गुणी है। हानि की अपेक्षा
ये जो जघन्य वृद्धि है, जघन्य भी है फिर भी असंख्यात गुण है। अब और जो हमने कर्म छोड़े थे, इत्थि नमु से वेद हस्स रई अरई सोगाणम संवत होवा जहन्या हानि। स्त्री वेद, नपुसक वेद, हास्य, रति, अरति और शोक की जघन्य हानि सबसे स्तोक है, क्योंकि क्षपित कर्मांशिक लक्षण से आकर एकेंद्रियों में पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल को गलाकर पुनः संगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न होकर प्रतिपक्ष बंधक काल को बिताकर अपने बंध के प्रारंभ होने के बाद एक आवली के अंतिम समय में विद्यमान हुए जीव के, यानी अभी नेक्स्ट समय में उसका नया बंधा हुआ संक्रमण, उसकी बात नहीं, उसके पहले उस जीव के गलकर शेष बचे जघन्य सत्कर्म विषयक अधः प्रवृत्त संक्रम के आश्रय से जघन्यपने का संबंध पाया जाता है। इसका बंध है, उसका अधः प्रवृत्त संक्रमण होगा। यहाँ पर ये तो हानि की बात है। उससे वृद्धि विशेष अधिक है, क्योंकि ये ऊपर नहीं पड़ा, गड्डी विशेष आया, क्योंकि पूर्वोक्त क्रम से ही आकर संगी पंचेंद्रियों में अपने अपने प्रतिपक्ष बंधक काल को गलाकर अपने बंध के प्रारंभ होने से लेकर एक समय अधिक एक आवली के अंत में विद्यमान हुए जीव के पहले के सत्कर्म से विशेष अधिक सत्कर्म के विषय रूप से जघन्यपना प्राप्त होता है। पहला जो प्राचीन सत्कर्म था उसमें अभी है जो नया बंधा हुआ एक समय का जुड़ गया, तो उसके लिए वो सत्कर्म में भी वृद्धि हुई तो संक्रमण में भी वृद्धि होगी। ये जघन्य में जघन्य वृद्धि है। इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई। आगे आदेश प्ररूपणा का व्याख्यान करना चाहिए, इन्हें प्रत्येक मार्गणा में लगा लेना चाहिए। इसके बाद पद निक्षेप समाप्त हुआ। अभी तक हमने भुजगार देखा, पद निक्षेप देखा, अब आगे वाला वृद्धि वाला अनुयोग ये देखेंगे, अधिकार, वृद्धि अधिकार। तो यहाँ से वृद्धि अधिकार शुरू होता है। वृद्धि में 3 अनुयोग द्वारा, वड्डीये तिन्नी अनुयोग दाराणी, समुत्कीर्तना, सामित्तम, अप्पा बहुवम च। जैसे वहां पर हमने देखा था, वहां उसको प्ररूपणा कहा था। प्ररूपणा कहो समुत्कीर्तना कहो की बात है। वृद्धि में 3 अनुयोग द्वार है, समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पभोत्व। आगे प्रदेश संक्रम वृद्धि करनी चाहिए, उसमें समुत्कीर्तना आदि 3 अनुयोग द्वार जानने चाहिए। यानी यहाँ प्रदेश संक्रम वृद्धि करनी चाहिए नहीं, उसका प्रकरण है। शंका, अन्यत्र वृद्धि के 13 अनुयोग द्वार कहे हैं, इनमें उनका अंतर्भाव कैसे होता है? समाधान, देशामर्शक भाव से इनमें उनका अंतर्भाव देखा जाता है। जैसे हम देखें ना, भागा भागा है, परिमाण है, अन्य अन्य जितनी बातें हैं वो सब इसी में से घटित की जा सकती है। समुत्कीर्तना, समुत्कीर्तना करनी चाहिए। एक साथ सबका कथन करना शक्य न होने से सर्वप्रथम समुत्कीर्तना करनी चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। उसका ओघ और आदेश से 2 प्रकार का निर्देश संभव है। उसमें सर्वप्रथम ओघ समुत्कीर्तना को करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। ओखी बराबर करना, समुत्कीर्तना। हम सूत्र पढ़ेंगे पहले। मिच्छत्तस्य, देखो समुत्कीर्तना बस होता है इतना बताएंगे, और कौन कौन सी वृद्धि होती है उसको भी बताएंगे। मिच्छत्तस्य अर्थी असंख्यज भाग वड्ढी हानि
असंख्येज्य गुणवड्ढी हानि अवट्ठानम अवत्तव्यम च। मिथ्यात्व की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, असंख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण हानि अवस्थान और अवक्तव्य पद होते हैं। पहले हमने बस जगद्य होती है वृद्धि, उत्कृष्ट होती है, इतनी बात बताई। भुजगार में मात्र वृद्धि होती है ना, भुजगार होता है या अल्पतर होता है, इतना बताया। यानी और स्पेसिफिक होते चला जाए। अब कह रहे हैं वृद्धि होती है, हानि होती है, तो कौन कौन सी होती है? क्योंकि हमने तो 6 प्रकार की वृद्धि हानि देखी है, उसमें से कौन सी होती है? तो असंख्यात भाग वृद्धि हानि और असंख्यात गुना वृद्धि हानि, अवस्थान भी है और अवक्तव्य भी है। मिथ्यात्व का प्रदेश संक्रम होने पर ये पद संभव है, यह कहा गया है। अब ये पद किस विषय में संभव है, यह कहते हैं। यानी वो कब पॉसिबल है, कब होता है? जो पहले सम्यक्त को उत्पन्न कर मिथ्या दृष्टि हुआ है, उसके वेदक सम्यक्त को प्राप्त करने पर उसकी प्रथम आवली में अवक्तव्य संक्रम पूर्वक, क्योंकि पहले समय में जो होगा उसको कहेंगे अवक्तव्य, असंख्यात भाग वृद्धि संक्रम होता है। यानी असंख्यातवा भाग बढ़ता है। ये हमने जो सादी मिथ्या दृष्टि देखा था, वेदक सम्यक्तों को प्राप्त करता है, पहले आवली में अवक्तव्य संक्रम पूर्वक असंख्यात भाग वृद्धि है। देखो मात्र वेदक नहीं कहा, उसके लिए पहले कंडीशन डाले। हाँ, मिथ्यात्व में से वेदक हुआ, क्योंकि कोई औपशमिक में से भी वेदक हो सकता है ना, कोई द्वितीय उपशम में से भी वेदक होगा। उनमें आवली काल तक ये बात हो सकती है कि नहीं हो सकती? जो औपशमिक सम्यक्तों में से वेदक सम्यक्त प्राप्त करेगा, उसके एक आवली काल तक ये बात बनेगी कि नहीं? अवस्थित, भुजगार, अल्पतर वगैरह, कि नहीं बनेगी? हाँ, जरा सुनो, इनको विचार करने दो। हाँ, आप उत्तर बता देते तो ये लोग विचार करना बंद कर देते। हाँ हाँ, पहले वाले में होगा। आप क्या कहते हैं? गुण संक्रमण की बात नहीं चल रही है, वहाँ भुजगार भी होगा, अल्पतर भी होगा, अवस्थित भी होता, तो उनके होगा कि नहीं होगा, ये मेरा प्रश्न है। कौन सा होता है ये नहीं पूछ रही हूँ मैं। जैसे हमने सादी मिथ्या दृष्टि वेदक सम्यक्त प्राप्त करने पर एक आवली काल तक उसकी वृद्धि भी हो सकती है, अवस्थित भी हो सकता है, घट भी हो सकती है, वैसे कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि वेदक सम्यक्त प्राप्त करने पर उसके होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न। क्यों नहीं होगा हम पूछेंगे आगे। आप केवल होगा नहीं होगा कहीं, आपका क्या कहना है? देखो यहाँ किस कारण यह अल्पतर भुजगार अलग अलग हो सकते हैं अवस्थित? क्योंकि नवक बंध होता है उसके पहले, इसलिए मिथ्यात्व में से जब सम्यक को प्राप्त करता है, तो जब तक मिथ्यात्व में था तब अंतिम आवली में जो बंधा था उसका संक्रमण आवली के पश्चात हो रहा है अभी, उस कारण वहां अवस्थित हो सकता है। उपशम सम्यक्तों में से जो वेदक प्राप्त करेगा उसमें वो अवस्थित संक्रमण होगा ही नहीं, उसमें तो विद्यार्थी चलता रहेगा और वो तो लगातार अल्पतर होता चला जाएगा। यहाँ नवक बंध की अपेक्षा आती है, इसलिए यहाँ ये बात बन सकती है। हाँ? नहीं, मैं तो अभी पढ़, कहाँ गया? अवक्तव्य संक्रम पूर्व असंख्यात भागवती संक्रम, विषयांतर का परिहार कर अवस्थित पद भी वहीं पर जानना चाहिए। क्योंकि मिथ्या दृष्टि की अंतिम आवली में हुए नवक बंध के कारण वहां पर उन दोनों के संभव होने में विरोध नहीं है। क्योंकि हम विचार करें ना वो क्यों होता है और इसकी कंडीशन हर बार क्यों लगाई,
पहले सम्यक तो प्राप्त किया था, फिर मिथ्यात्व में आया और फिर वेदक प्राप्त किया है, क्योंकि उसने वो मिथ्यात्व बांधा था तभी। तो औक्षमिक प्राप्त करने वाला भी तो मिथ्यात्व बांध रहा था, परंतु वहाँ तो गुण संक्रमण होता है, इसलिए वहाँ अवस्थित बन नहीं सकता। पुनः सम्यक्त्व को ग्रहण कर ठहरे हुए जीव के वेदक सम्यक्त्व के काल के भीतर सर्वत्र असंख्यात भाग हानि होकर जाती है। इसका अर्थ क्या है? देखो, पहले समय में अवक्तव्य संक्रमण हुआ, आवली काल तक उसमें अवस्थित भी हो सकता है, वृद्धि हानि भी हो सकती है। बाद में क्या होगा? लगातार हानि होगी। कौन सी? असंख्यात भाग हानि। कब तक? जब तक क्षपणा के लिए अपूर्वकरण नहीं मानता तब तक असंख्यात भागनी होकर जाती है, जो दर्शन मोह की क्षपणा के अंतिम समय तक होती है। ये तो अंतिम समय तक ही है। उसके बाद देखो लिखा है, उसके बाद अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में गुण संक्रम के कारण असंख्यात गुणा वृद्धि संक्रम होता है। दूसरे उपशम सम्यक्त्व को ग्रहण करने के प्रथम समय में अवक्तव्य संक्रम होकर पुनः गुण संक्रम काल के भीतर सभी जगह असंख्यात गुण वृद्धि संक्रम होता है, सभी जगह यानी हर समय। दूसरा उपशम सम्यक्त्व नहीं, दूसरी यानी सेकंड ऑप्शन। पहला कौन सा बताया था? वेदक सम्यक्त्व को बताया। हाँ, वेदक सम्यक्त्व के काल में लगातार हानि होती है। कौन सी? असंख्यात भाग हानि। कब तक? जब तक अपूर्वकरण नहीं शुरू किया क्षपणा के लिए। अपूर्वकरण शुरू होते ही गुण संक्रमण शुरू हुआ, तो वहाँ वृद्धि हुई। कितनी? असंख्यात गुणा। वो हर समय चलती रहेगी, असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा, तभी तो उसको गुण संक्रमण कहते हैं। और कहाँ होता है? तो कहते उपशम सम्यक्त्व प्राप्ति के पहले समय में अवक्तव्य है और दूसरे समय से लेकर गुण संक्रमण है, वहाँ भी असंख्यात गुण वृद्धि होगी, क्योंकि वहाँ पर अन्य प्रकार संभव नहीं है। ध्यान में आई बात ये? पुनः वहीं पर यानी औक्षमिक सम्यक्त्व के काल में गुण संक्रम से विद्यात संक्रम में आने पर उसके प्रथम समय में असंख्यात गुण हानि संक्रम होता है। वहाँ पर हानि तो हमने देखी, उत्कृष्ट हानि तो वहीं बताई थी, परंतु उत्कृष्ट कितनी है? तो असंख्यात गुणा हानि। जितना अंतिम समय वाले गुण संक्रमण वाले ने संक्रमण किया, उसके असंख्यात भाग संक्रमण वो विद्यात वाले ने पहले समय में किया। उसके बाद यानी दूसरा समय, तीसरा समय असंख्यात भाग हानि संक्रमण ही होता है, क्योंकि लगातार विद्यात संक्रमण चलता रहेगा और वो लगातार घटते चला जाएगा, क्योंकि परमाणु घटते चले जाते हैं और भागाहार उतना का उतना रहता है, तो लगातार उसमें संक्रम में हानि लगातार हो जाएगी। इस प्रकार ये संक्रम संभव है, ऐसा करके उनकी यहाँ पर समुत्कीर्तना की है। यानी कौन कौन से वृद्धि हानि हो सकती है? असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, असंख्यात गुणा वृद्धि, असंख्यात गुणा हानि। असंख्यात भाग वृद्धि और हानि और अवस्थान भी कहाँ होता है? तो वो सादी मिथ्या दृष्टि क्षपित कर्मवशिक वाला है, मिथ्यात्व में गया है, फिर वेदक समय को प्राप्त किया है, आवलिकांड। और बाकी असंख्यात भाग हानि लगातार वेदक समय दृष्टि के चलती रहती है। कब तक? जब तक क्षपणा के लिए गुण संक्रमण नहीं करेगा तब तक। बाद में गुण संक्रमण के काल में असंख्यात गुणा वृद्धि चलती है। और कहाँ होगी? औक्षमिक सम्यक्त्व के एक अंतर्मुख काल तक प्रथम उसकी वृद्धि लगातार असंख्यात गुणी होगी। उसके बाद जब गुण संक्रमण से विद्यात में एंटर होगा तो असंख्यात गुणा हानि हो जाएगी। बाद में असंख्यात भाग हानि लगातार चलती रहेगी।
एवं बारस कसाय भय दुगुण क्षाणम। इसी प्रकार 12 कषाय भय और जुगुप्सा के विषय में जानना चाहिए। जिस प्रकार मिथ्यात्व की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, असंख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात के ऊपर बिंदी लगाना, गुण हानि, अवस्थित और अवक्तव्य पद के साथ प्राप्त हुए संक्रमों के अस्तित्व की समुत्कीर्तना की, वो होते हैं, यही उसकी समुत्कीर्तना है। उसी प्रकार इन कर्मों के उक्त संक्रमों की समुत्कीर्तना करनी चाहिए, क्योंकि यानी उनके कथन में कोई अंतर नहीं है, बस होती है, उसमें भी ये वृद्धि हानि होती है, कोई विशेषता नहीं है। किंतु इतनी विशेषता है कि उनका विषय विभाग इस प्रकार जानना चाहिए। विषय विभाग यानी वो कहाँ पर होती है, उसमें तो डिफरेंस होगा। मिथ्यात्व के बारे में तो अभी हम देख चुके हैं, अभी इन कर्मों के बारे में बताएंगे। प्रकृत कर्मों के असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थान संक्रम स्वस्थान में ही होते हैं, क्योंकि उनके वहां होने में कोई रुकावट नहीं है। अनंतानुबंधियों का असंख्यात गुण वृद्धि संक्रम, असंख्यात गुणा वृद्धि की बात है, विसर्जना के समय अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में होता है। यह स्वस्थान तो जहाँ पे बंधे वहाँ पे लेना ना, जो ऊपर जो स्वस्थान, हाँ, असंख्यात भाग वृद्धि हानि तो हमेशा होते हैं। हाँ। अब यहाँ जो असंख्यात गुण वृद्धि बता रहे हैं अनंतानुबंधी के लिए, जब विसर्जना के काल में 3 करण मानता है, तब अपूर्व करण से उसके गुण संक्रमण शुरू होगा। तो गुण संक्रमण में क्या होगा, असंख्यात गुण वृद्धि। फिर विध्यात संक्रम से मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले जीव के प्रथम समय में भी असंख्यात गुण वृद्धि संक्रम प्राप्त होता है। देखो ये किसकी बात चल रही है, 12 से 10 नहीं, अनंत अनुबंधी की मात्रा ले रहे हैं। अभी यहाँ पर अनंत अनुबंधी की एक एक की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। पहले क्या बताया था उन्होंने, स्वस्थान में यानी जहाँ उसका बंध हो रहा है वहाँ कहीं पर भी असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थान तो सब जगह देखा जाएगा, उसमें तो कोई विशेषता नहीं है। अब उसका असंख्यात गुना वृद्धि कहाँ होती है, देखो सम्यक तो प्राप्त किया है, तो कौन सा संक्रमण चल रहा है उसका, अनंतानुबंधी का। सम्यक तो प्राप्त होने पर अनंतानुबंधी का कौन सा विध्यात संक्रमण शुरू होता है। विसर्जना के काल में गुण संक्रमण चालू होता है। तो विध्यात संक्रमण से जब गुण संक्रमण हुआ तो क्या हुआ, असंख्यात गुणा वृद्धि संक्रमण। उसके बाद नहीं, अन्य कोई जीव, ऑर्डिनरी समय दृष्टि जीव विध्यात संक्रमण कर रहा था, इसमें विसर्जन नहीं की, विसर्जना की तो संक्रमण ही रुक गया है। जो समय दृष्टि जीव विद्या अनंतानुबंधी की विद्या संक्रमण रेगुलर चलता रहता है, तो वो करने के पश्चात मिथ्यात्व में आया, तो मिथ्यात्व में तो विद्या संक्रमण नहीं होगा, तो कौन सा होगा, अभी जहाँ बंध है वहाँ अध प्रवृत्त संक्रमण, तो वहाँ भी क्या होगा, विद्या संक्रमण से वो ज्यादा है बहुत। यहाँ देखो चौथी लाइन की लास्ट में, विद्या संक्रमण से मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले जीव के प्रथम समय में भी असंख्यात गुण वृद्धि संक्रम प्राप्त होता है। ये असंख्यात गुण वृद्धि कौन सा हुआ, ये अधप्रवृत्त संक्रमण हुआ, ये अनंतानुबंधी की बात चल रही है। ये एक ही समय के लिए होगा ना, हाँ, पहले समय में होगा, दूसरे समय में क्या होगा, असंख्यात भाग कुछ भी हो सकता है, परंतु वहाँ तो हम कहेंगे ना, थोड़ी पहले भी अभी आया है मिथ्यात्व में, तो हानि भी हो सकती है। परंतु अधप्रवृत्त संग जहाँ बंध है वहाँ अभी हमने पढ़ा ना, वृद्धि भी हो सकती है, हानि भी हो सकती है, अवस्थित भी हो सकता है। यह असंख्यात गुण वृद्धि है नहीं, यह अधप्रवृत्त संक्रमण में हुआ उसका पहला समय में। तथा
उन्हीं का यानी अनंतानुबंधी का असंख्यात गुणहानि संक्रम, अभी हानि होनी चाहिए, असंख्यात गुणा हानि होनी चाहिए, अधः प्रवृत्त संक्रम के साथ सम्यक्त को ग्रहण कर विद्या संक्रम के प्राप्त होने के पहले समय में होता है, क्योंकि वहां पर असंख्यात गुणहानि को छोड़कर अन्य प्रकार उपलब्ध नहीं होता। देखो, जब ऑर्डिनरी सम्य दृष्टि है, विद्या संक्रमण कर रहा है, मिथ्यात्व में गया तो अधः प्रवृत्त संक्रमण हो रहा, तो असंख्यात गुणा वृद्धि हुई। वही जीव जब सम्यक को प्राप्त करेगा तो अधः प्रवृत्त संक्रमण में से विद्यात्म में आ जाएगा, तो असंख्यात गुणा हानि होगी। दोनों ओर देखिए। ये वेदक को लेना है ना, वेदक को, वेदक को नहीं, और सभी को नहीं ले सकते। क्यों नहीं? वहाँ पे गुण संक्रमण होगा। क्यों? वो इतिहास मिथ्यात्व का होगा, अनंतानुबंधी का थोड़ा ही होगा। अनंतानुबंधी का गुण संक्रमण कब होगा? उसकी विषंजना नहीं होगी। तो यहाँ मात्र सम्यक को प्राप्त किया है, वो वेदक है क्या औपसमिक है, उससे कुछ नहीं लेना देना। गुण संक्रमण मिथ्यात्व का चल रहा है, सम्यक मिथ्यात्व में, और सम्यक मिथ्यात्व का भी दर्शन सम्यक प्रकृति में। सभी कर्मों में हम गुण संक्रमण नहीं लगा सकते। देखो देखो, अभी हम ऊपर थे ना, ये तो हमने समझ में है ना, विद्यात से अधः प्रवृत्त हुआ तो असंख्यात गुणा वृद्धि हुई। वही मिथ्या दृष्टि अधः प्रवृत्त करता था, सम्यक तो प्राप्त हुआ तो विद्यात में चला गया, तो असंख्यात गुणा हानि हो गई। अवक्तव्य संक्रम भी, अवक्तव्य कब कहेंगे? जब नहीं था और होगा। उनका विसर्जना पूर्वक संयोग होकर जिसका एक आवली काल गया है, क्योंकि वहां तो केवल प्रदेश विभक्ति नहीं देखना है हमको, संक्रमण देखना है। क्योंकि अभी जब विसर्जना पूर्वक संयोग हुआ है तब तक उसका बंध प्रारंभ हुआ है, या दूसरी तरह से देखो तो उसमें फिर संयोजन हुआ है अन्य कर्मों से, फिर वापस उसमें संक्रमण हुआ है, फिर भी वो एक आवली काल तक उसका अपना संक्रमण नहीं हो सकता। इसलिए एक आवली बताया कि संयोग होने पर विसर्जना पूर्वक संयोग होकर जिसका एक आवली काल गया है, ऐसे जीव के प्रथम समय में होता है। 8 कषाय भय और जुगुप्सा का, चारित्र मोह की क्षपणा में और कषायों की उपशामना में गुण संक्रम के द्वारा संक्रम करने वाले जीव के असंख्यात गुणवृद्धि संक्रम होता है। यानी जहाँ वो श्रेणी में उनके गुण संक्रमण पाया जाता है, उन्हीं का उपशम श्रेणी में गुण संक्रम के साथ मरकर देवों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में अधः प्रवृत्त संक्रम के द्वारा असंख्यात गुणहानि संक्रम होता है। जब तक गुण संक्रमण चल रहा था तो असंख्यात गुण वृद्धि चल रही थी, अब वहां से देव में मरकर देव में चला गया तो अधः प्रवृत्त संक्रमण है। ये किसकी बात चल रही है? 8 कषाय भय जुगुप्सा, उसका बंध है कि नहीं है? हाँ, तो उसका विद्यात नहीं कहेंगे, उसका अधः प्रवृत्त कहेंगे। अनंतानुबंधी का बंध नहीं था और ये सम्यक दृष्टि था, तो 7वें गुण स्थान तक तो उसका नाम हम कहेंगे वो विद्यात संक्रमण। दूसरे अधः प्रवृत्त संक्रम से संयम और संयमासंयम को प्राप्त करके विद्या संक्रम में पड़े हुए जीव के प्रथम समय में 8 कषायों का असंख्यात गुणहानि संक्रम होता है। ये ऐसा क्यों लिखा मुझे बताओ, अभी अश्विन में आप बताओ। अधः प्रवृत्त संक्रमण कर रहा था यहाँ पे। हाँ, कहाँ कर रहा था? और अधः प्रवृत्त 8 कषायों का अधः प्रवृत्त संक्रमण कहाँ कर रहा था?
उसके बंधक के साथ जो नीचे के गुणस्थान में था वहाँ पे अदब नीचे के नहीं कहाँ पर 1 से 4 तक। चौथे में कर रहा था। हाँ, और संयम को प्राप्त हो गया तो विद्या संक्रमण चालू हो गया क्योंकि बंधन नहीं है। हाँ, तो विद्या संक्रमण चालू हो गया तो इसलिए हानि संक्रमण गुणहानि हो, असंख्यात गुणहानि हुई। तो यहाँ संयम और संयम दो बताए। वो तो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का अलग अलग। अप्रत्याख्यान के लिए और प्रत्याख्यान के लिए अलग अलग बताना है। अप्रत्याख्यान का उदय है और बंध भी है चौथे तक। 5वें में नहीं। तो अप्रत्याख्यान के लिए चौथे तक अधप्रवृत्त संक्रमण हो रहा तो था। देव संयम वो 5वें में जाते उसका विद्या संक्रमण होगा। हाँ, बंध है पर बंध जिसका है चौथे में अनंतानुबंधी के लिए विद्यात होगा क्योंकि उसका बंधन नहीं है, परंतु चौथे वाले को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन का बंध है अधप्रवृत्त। तो उनका अधप्रवृत्त होगा। अभी 8 कक्षा में हम 2 विभाग करेंगे। अप्रत्याख्यान के लिए संयम प्राप्त हुआ तो उसका विद्या शुरू हुआ, परंतु प्रत्याख्यान के लिए 5वें में गया तो भी उसका अधप्रवृत्त है, तो उसके लिए संयम प्राप्त करेगा तो उसका विद्यात हो जाएगा। बंध है उसका सम्यक तो होने पर भी बंध है तो अधप्रवृत्त है, और बंध रुक गया है और अभी वो चौथे से 7वें में जहाँ पर है तो उसको विद्या संक्रमण है। तो यहाँ असंख्यात गुण हानि होती है। पहले अधप्रवृत्त से विद्यात में आया, अनंतानुबंधी के अलग पोजीशन पर थे और इनके अलग पोजीशन बताए, तथा इन्हीं का विद्यात संक्रमण से नीचे के गुण स्थानों में गिरने से, अभी वो संयम वाला चौथे में भी आ जाएगा तो वहाँ तो विद्यात था और यहाँ अधप्रवृत्त संक्रमण शुरू होगा तो वहाँ क्या होगा, प्रथम समय में असंख्यात गुण वृद्धि हो जाएगी। परंतु अवक्तव्य संक्रम सभी कर्मों का, सभी यानी जो लिस्ट हम यहाँ देख रहे हैं, सर्वोपशमना से गिरने के प्रथम समय में होता है, क्योंकि तभी तो उनका संक्रमण रुक गया था। उपशम श्रेणी में संक्रमण रुक गया था, उतरते समय दोबारा शुरू हुआ तब उसको हम कहेंगे अवक्तव्य। अनंतानुबंधी के लिए तो 4 से 7 तक कहीं भी उसका विसंयोजना पूर्वक संयोजना होती है तो वहाँ हम उसको कहेंगे अवक्तव्य। अन्य चारित्रम होने के अवक्तव्य कब होगा, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरते समय, जब अपना अपना संक्रमण शुरू होता है एक एक पोजीशन पर, तब उसको उसका अवक्तव्य कहेंगे। एवं सम्मामिच्छत्तस्सवि णवरी अवट्ठाणम नत्ते। यहाँ बात किसकी की है, 12 कषाय बहिर्जुगुप्सा। 12 कषाय में संज्वलन को छोड़ा है, अनंतानुबंधी और 8 कषायों की बात की, संज्वलन की बात अभी यहाँ नहीं उठाई है। तो कहते हैं इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व के विषय में भी जानना चाहिए, इतनी विशेषता है, इसका अवस्थान संक्रम नहीं होता। हमने देखा था सम्यक प्रकृति है, सम्यक मिथ्यात्व है, इसमें अवस्थित नहीं होता। सम्यक मिथ्यात्व की भी इसी प्रकार समुत्करणा करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो मात्र अस्तित्व ही बताना है ना। जैसे मिथ्यात्व की बात बताई, जैसे 12 कषाय और बहिर्जुगुप्सा की बात बताई, तो यहाँ भी समुत्कीर्तन है, होता है, इतना बताना है, क्योंकि असंख्यात भाग हानि और असंख्यात भाग वृद्धि आदि पदों के अस्तित्व के प्रति कोई विशेषता नहीं। स्वामित्व अलग अलग होगा, उसको यहाँ विषय कहा है, परंतु ये पद होते हैं, ये कथन में कोई अंतर नहीं है। आदि में किस चीज को लेना, असंख्यात भाग वृद्धि और हानि 2 पद तो यहाँ बता दिए। यह 2 पद बताना, असंख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग वृद्धि आदि पद। आदि पद में किसको लेना है, असंख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण वृद्धि, और अवस्थित तो है नहीं है, अवक्तव्य होगा कि नहीं होगा, होगा।
पहले से अरे पहले में पहले अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो वो तो पहले उसी समय को भी में। होगा, और मान लेते दूसरे तीसरे गुणस्थान में जाके नीचे आएगा तो उसके भी होगा। अब इन पदों का संभव विषय कहते हैं। संभव विषय ने कहाँ पर ये हो सकता है उसको बताएंगे। यथा उपशम सम्यक दृष्टि जीव के गुण संक्रम से विद्या संक्रम में आने पर उसके दूसरे समय से लेकर उपशम सम्यक के काल तक निरंतर असंख्यात भाग वृद्धि संक्रम ही होता है। अच्छा यही हो रहा है। हाँ, हम उल्टा सोचते हैं ना। गुण संक्रमण तो मैं भी कर सकती। नहीं, वृद्धि लिख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मिथ्यात्व में क्या हो रहा है? वेदक सम्यक के काल में असंख्यात लगातार हानि हो रही थी। कौन सी? असंख्यात भाग हानि हो रही थी। यहाँ क्या लिखा है? असंख्यात भाग वृद्धि हो रही है। क्यों? मिथ्या तो हाँ हाँ, देखो, जितने परमाणु मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व में आते हैं, यानी किसी भी समय पर क्या पोजीशन है? हमेशा सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक प्रकृति से सम्यक मिथ्यात्व में परमाणु असंख्यात गुणे होंगे। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व संक्रमित होकर उन दो रूप प्रकृति रूप हो रहा है, तो मिथ्यात्व में से आने वाले परमाणु ज्यादा है और उसमें से सम्यक प्रकृति रूप होने वाले परमाणु कम है, तो उसमें लगातार वृद्धि होगी ना गुण संक्रम में। तो कहते हैं कि उपशम सम्यक्त्व के काल तक, पूरे काल तक निरंतर असंख्यात भाग वृद्धि संक्रम ही होता है। क्योंकि यानी विद्या संक्रम शुरू होने पर, पहले में तो उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें कुछ बात नहीं है, वहाँ तो गुण संक्रमण है, परंतु विद्या संक्रमण के काल में भी असंख्यात भाग वृद्धि होती है। क्योंकि व्यय की अपेक्षा यहाँ पर आय की अधिकता देखी जाती है। मंजू बहन, व्यय कहाँ होता है और आय कहाँ होती है? हाँ, कहाँ से हुई? हाँ, क्या? फिर से यहाँ बात हमारी सम्यक मिथ्यात्व की चल रही है। आय यानी उसके परमाणु बढ़ना, सम्यक मिथ्यात्व के, और वे यानी चले जाना। तो इसमें बढ़ते तो कहाँ से आते हैं? मिथ्यात्व से आते हैं। और इसमें से व्यय होकर कहाँ चले जाते हैं? सम्यक प्रकृति में चले जाते हैं। यथा विद्यात् संक्रम भागार से गुणित गुण संक्रम भागार के द्वारा 1.5 गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्धों के भाजित करने पर सम्यक मिथ्यात्व में से वह सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाला द्रव्य होता है। यह सम्यक मिथ्यात्व का व्यय है। क्या कहा? पहले में पहले गुण संक्रमण हो रहा था, इसलिए गुण संक्रमण से भाग गया। बाद में विद्या संक्रमण हो रहा था, तो विद्या संक्रमण भागार से भाग दिया, तो इतना तो व्यय हुआ। परंतु आय इससे असंख्यात गुना है, क्योंकि विद्यात् भागार के द्वारा मिथ्यात्व के समस्त द्रव्य के भाजित करने पर, यहाँ जो हमने भाग दिया था तो सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य को भाग दिया था, और फिर उसमें से सम्यक प्रकृति रूप हुआ है। परंतु सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य से मिथ्यात्व का द्रव्य कितने गुना है? तो वो असंख्यात गुना है। आय असंख्यात, क्योंकि विद्यात् भागार के द्वारा मिथ्यात्व के समस्त द्रव्य के भाजित करने पर वह एक खंड प्रमाण होता है। यदि ऐसा है तो आय में से व्यय के कम कर देने पर अपने मूल द्रव्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण शुद्ध शेष द्रव्य के आश्रय से प्रत्येक समय में वहाँ सम्यक मिथ्यात्व सत्कर्म की वृद्धि होती है। इसलिए उसका अनुसरण करने वाला संक्रम भी उसी प्रकार बन जाने से असंख्यात भाग वृद्धि का विषयभूत यह सिद्ध हुआ। देखो, जब
हमने देखा था वेदक सम्यक्त्व के काल में मिथ्यात्व का क्या होता है, तो विद्या संक्रमण होता है जब, तो लगातार हानि हो रही है, असंख्यात भाग हानि हो रही है। उसी काल में सम्यक मिथ्यात्व में क्या हो रहा है, जब विद्या संक्रमण चल रहा है शुरू में, तो कहते हैं गुणित प्रमाण नहीं, असंख्यात भाग वृद्धि हो रही है। गुण संक्रमण तो पहला हो चुका है, वो अभी विद्या संक्रमण में आया है। विद्या संक्रमण के काल में जितने काल तक सम्यक दृष्टि रहा उतने काल में उसकी वृद्धि हो रही है, बात बताना चाहिए। मिथ्यात्व की लगातार हानि हो रही थी और इसकी वृद्धि है विद्या संक्रमण के काल में भी। रेगुलर विद्या संक्रमण देखते तो क्या हम देखते हैं ना, हानि हो रही, परंतु हानि हो रही, इसके अपने द्रव्य की हानि हो रही, परंतु इसमें आने वाला द्रव्य और अधिक है, तो आय की अपेक्षा हानि है वो कम, उल्टे आय ज्यादा है इसमें। शंका, यदि ऐसा है तो भुजगार अनुयोग द्वार में भुजगार संक्रम का यह विषय भी कहना चाहिए। क्या कहते हैं, वहां तो नहीं बताया, अभी यहाँ बता रहे हो। भुजगार के लिए वहां तो याद नहीं किया था, परंतु सूत्र में उस प्रकार की प्ररूपणा नहीं है, क्योंकि उद्वेलना का अंतिम खंड सम्यक्त्व की उत्पत्ति के समय होने वाला गुण संक्रम और दर्शन मुख की क्षपणा के समय होने वाला गुण संक्रम, इन तीनों के विषय रूप से वहां पर तीनों कालों में भुजगार के स्वामित्व का नियम किया है, इसलिए यह पूर्वापर विरुद्ध है। क्या कहना चाहते हैं, वहां तो भुजगार में इसको नहीं लिया था, वहां तो कहाँ लिया था, वहां पर भुजगार कहाँ होता है, अंतिम उद्वेलना कांडक में गुण संक्रमण होता है तभी। फिर सम्यक्त्व की उत्पत्ति के समय होने वाला गुण संक्रमण और दर्शन मुख की क्षपणा में जहाँ होता है तब लिया था उसका समाधान। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहां पर असंख्यात गुणवृद्धि भुजगार की प्रधानता रूप विवक्षा है। यह भुजगार का विषय वहां पर विवक्षित नहीं है, इसलिए इसका अभाव कहना शक्य नहीं है। क्या कहते हैं, जहाँ असंख्यात गुणवृद्धि होती है वहां पर उसको भुजगार में वहां पर लिया था। अब यहाँ अपने ज्यादा स्पेसिफिक विषय चल रहा है वृद्धि की बात, तो यहाँ असंख्यात भाग वृद्धि होती है वो भी बता देंगे। तो कहते हैं इसका अभाव नहीं कह सकते हम, अर्पित और अनर्पित रूप से सिद्धि होती है, इसका सर्वत्र प्रतिषेध का अभाव है, यानी सर्वत्र उसका सद्भाव है, उसका निषेध नहीं कर सकते। अर्पित अनर्पित क्या होता है, मुख्य और गौण। वहाँ असंख्यात भाग असंख्यात गुणवृद्धि की मुख्यता से भुजगार कहते, वहाँ पर असंख्यात भाग वृद्धि भी हो रही है, फिर भी उसको भुजगार में नहीं लिया था, तो वो गौण था इसलिए नहीं लिया था, परंतु वो है ही नहीं ऐसा नहीं समझ सकते। अथवा इस विषय में अल्पतर संक्रम ही होता है, ऐसा सूत्रकार का अभिप्राय है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर काल साधित 66 सागर प्रमाण कथन करने वाले सूत्र से जाना जाता है, अन्यथा कुछ कम 66 सागर काल का प्रसंग प्राप्त होता है। यानी वो पहला वाला जो गुण संक्रम में से विद्यार्थ में आ गया है औपचारिक का काल में, उसको भी लिया तभी तो साधिक हुआ। ऐसा होने पर सम्यक मिथ्यात्व के असंख्यात भाग बुद्धि संक्रम का विषय क्या है, ऐसा पूछने पर मिथ्यात्व में जाकर अधः प्रवृत्त संक्रम करने वाले जीव के सम्यक्त्व के अभिमुख होने की अवस्था होने पर, क्या मिथ्यात्व में जाकर अधः प्रवृत्त संक्रम करने वाले जीव के सम्यक्त्व में अभिमुख होने की अवस्था होने पर अंतर्मूर्त काल के भीतर
परिणामवश असंख्यात भाग बुद्धि का विषय ग्रहण करना चाहिए। ये भाग असंख्यात भाग बुद्धि की बात चल रही है। पहले हमने देखा था परिणामवश, आपको याद होगा तो, जो अधप्रवृत्त से उद्वेलना करता है, याद है? अधप्रवृत्त से जो उद्वेलना करने वाला है उसके बदले अधप्रवृत्त करते करते सम्यक को प्राप्त, ऐसे दो अलग हमने वहाँ कंपैरिजन की थी, कहाँ पर बुद्धि या हानि होती है उसकी बात की थी वहाँ पर। यही यहाँ पर बता रहे हैं, जो मिथ्यात्व में जाकर अधप्रवृत्त संक्रमण कर रहा था, किसका? हाँ, अभी उसका क्या होगा? गुण संक्रमण। अंतर्मुख काल के भीतर सम्यक के अभिमुख अवस्था है। सम्यक प्राप्त करने पर की बात नहीं है, वह असंख्यात भाग बुद्धि है, सम्यक की उन्मुख है वो। हाँ। कहते हैं वहां पर असंख्यात भाग बुद्धि संक्रम होता है। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट हानि का कथन करने वाले स्वामित्व विषयक सूत्र से जाना जाता है। नहीं, ये ऊपर का ख्याल में नहीं आया। मिथ्यात्व में जाकर अधप्रवृत्त संक्रमण करने वाले जीव के सम्यक्त्व के अभिमुख होने की अवस्था होने पर अंतर्मुख काल के भीतर परिणाम असंख्यात भाग बुद्धि का, असंख्यात गुणा नहीं कह रहे, असंख्यात भाग बुद्धि कह रहे हैं। ये तो अभिमुख हुआ है, तो उसकी अभी अधप्रवृत्त में ही चल रहा है इसका। तो वृद्धि कैसे होगी? सम्यक्त्व के अभिमुख से। हाँ, तो अधप्रवृत्त संक्रम भागार बदलते हैं उसके परिणाम के वश। अधप्रवृत्त संक्रम में हीनाधिकता हो सकती है। अच्छा, वो कम होता है। जैसे हमने क्या देखा, जब लगातार अभी उसमें से उद्वेलना में करने वाला क्या होगा, लगातार वो अल्पतर होता चला जाएगा। नहीं, वहाँ पे तो भागाकार एक ही है, उद्वेलना भागाकार। वो तो बाद में अधप्रवृत्त की बात कर रहे हैं। एक अंतर्मूर्ततर अधप्रवृत्त संक्रमण है। हाँ। तो वो लगातार क्या हो रहा है? हीन हो रहा है। अधप्रवृत्त संक्रमित होने वाले परमाणु की संख्या कम हो रही है, परंतु जो सम्यक्त्व के अभिमुख है उसके परमाणु की संख्या बढ़ती है। असंख्यात भाग वृद्धि बताइए वहाँ। हाँ, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि लगातार चली उसकी। अधप्रवृत्त नहीं, जहाँ अधप्रवृत्त है वहां पर तो ये हो सकता है। हाँ, इस प्रकार यह असंख्यात भाग वृद्धि का विषय जानना चाहिए, परंतु असंख्यात भाग हानि और अवक्तव्य संक्रम का विषय मिथ्यात्व के भंग के समान जानना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। किंतु मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में भी जब तक उद्वेलना द्विचरम कांडक की अंतिम फाली है, तब तक असंख्यात भाग हानि का विषय कहना चाहिए। उद्वेलना है, बाद में तो वो उसका अंतिम कांडक में तो गुण संक्रमण, तो उसके पहले लगातार क्या हो रहा है? असंख्यात भाग हानि हो रही है। अब असंख्यात गुणवृद्धि का विषय कहते हैं। यथा उद्वेलना संक्रम से वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त होने के प्रथम समय में, अथवा ये उद्वेलना की बात है, वो लास्ट अंतिम कांडक की नहीं, उसके पहले उद्वेलना संक्रम से, यानी वो उद्वेलना संक्रम कर रहा था और वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ पहले समय में। हाँ, कौन सा होगा वहाँ पर? विद्या संक्रमण होगा, विद्या संक्रमण होगा। अथवा विद्या संक्रम से मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले सम्यक दृष्टि जीव के प्रथम समय में,
समय दृष्टि भी कर रहा था, कौन सा कर रहा था? विद्या विद्या संक्रमण कर रहा था। और अब कौन सा करेगा? अध प्रवृत्त करेगा। अथवा हाँ, संपूर्ण अंतिम उद्वेलना कांडक में प्रति समय असंख्यात गुणा हो रहा है, तो संपूर्ण अंतिम कांडक में, उद्वेलना कांडक में, या सम्यक्त्व की उत्पत्ति होने पर गुण संक्रम काल के भीतर, अथवा दर्शन मोह की क्षपणा के गुण संक्रम काल के भीतर असंख्यात गुणवृद्धि संक्रम होता है। कहाँ होता है? उद्वेलना से सम्यक्त्व प्राप्त करने हाँ, का। उद्वेलना कर रहा था, तो उद्वेलना कर रहा था, तो उद्वेलना संक्रमण चल रहा था, उससे सम्यक्त्व प्राप्त किया। यानी वो सादी मिथ्या दृष्टि है, वेदक सम्यक्त्व प्राप्त किया है उसने, तो वहाँ कौन सा? विद्या संक्रमण होगा। पहले उद्वेलना संक्रमण कर रहा था, विद्या संक्रमण किया। दूसरे पॉइंट, अथवा विद्या संक्रमण को कर रहा था और गुण संक्रमण, और फिर मिथ्या दृष्टि हुआ। वहां भी कर रहा था, यहाँ भी कर रहा है, तो वहाँ कौन सा संक्रमण होगा? अध प्रवृत्त संक्रमण होगा। अथवा तीसरा पॉइंट क्या है? उद्वेलना कांडक, संपूर्ण अंतिम उद्वेलना कांडक में वहाँ गुण संक्रमण कर रहा है, या सम्यक्त्व की उत्पत्ति। देखो क्या लिखा है? सम्यक्त्व की उत्पत्ति होने पर गुण संक्रम काल के भीतर, या औषमिक सम्यक्त्व के काल में एक अंतर उसका गुण संक्रमण चलता है वहाँ, और क्षपणा में, या दर्शन मुखी क्षपणा में गुण संक्रम काल के भीतर, जब इसकी सम्यक मिथ्यात्व की क्षपणा हो रही है, तब की बात है। असंख्यात गुणवृद्धि संक्रम होता है, तथा ये वृद्धि की बात है। असंख्यात गुणा वृद्धि कहाँ होती है? जहाँ जहाँ गुण संक्रमण वगैरह चल रहा है वहां पर होती है। अब कहते हैं गुण संक्रम से विद्यात संक्रम में आया जीव। ऐसे समय दृष्टि के प्रथम समय में, ये समय दृष्टि के प्रथम समय में कैसे आया? कौन कहेगा? प्रेरणा बेन। हाँ हाँ, कहाँ से आया? गुण संक्रमण कहाँ कर रहा था और विद्या संक्रमण कहाँ कर रहा है? फिर से लक्ष्मी बेन, आप पहला समय लिया। देखो गुण संक्रम से विद्या संक्रम में आए हुए समय दृष्टि के प्रथम समय में। अच्छा, हाँ, नहीं वो तो वो गुण संक्रम से उसका आया। नहीं तो वो तो उद्वेलना का अंतिम कांडक में गुण संक्रमण, वही मुझे पूछना था। उद्वेलना के बाद अंतिम कांडक में गुण संक्रमण कर रहा था, और वहाँ उपशमिक समय तो प्राप्त एक समय के लिए उसका विद्या संक्रमण है। अध प्रवृत्त संक्रम से विद्या संक्रम में आए हुए समय दृष्टि के प्रथम समय में यह अध प्रवृत्त ने मिथ्यात्व में गया है। एक अंतर्मुहूर्त तक अध प्रवृत्त कर रहा था, और तभी वो समय दृष्टि होकर विद्यात करने लगा। वेदक समय दृष्टि को वेदक होगा, क्योंकि अध प्रवृत्त का उसके काल में तो उसको वेदक ही हो सकता है। अथवा उद्वेलना संक्रम रूप से परिणत हुए मिथ्या दृष्टि के प्रथम समय में, यानी अध प्रवृत्त संक्रम से उद्वेलना में आ गया। अध प्रवृत्त संक्रम में से उद्वेलना संक्रम में प्रवेश किया। पहला समय असंख्यात गुणहानि संक्रम होता है, यानी यहाँ गुणहानि और गुणवृद्धि दोनों बताए। 435। हाँ, समय दृष्टि का प्रथम समय में विद्या संक्रमण किसका होगा? जो पहले गुण संक्रमण कर रहा था, तो उद्वेलना कांडक, अंतिम उद्वेलना कांडक, वहाँ उसका गुण संक्रमण चल रहा था। तो पहले समय और उसी काल में उसने औषमिक सम्यक तो प्राप्त किया, तो पहले एक समय के लिए विद्या संक्रमण है, तो गुण संक्रम से विद्यात पर आ गया, तो वहाँ क्या होगी? उसकी हानि होगी। कितनी? असंख्यात गुना हानि हुई। देखो ये पैराग्राफ पूरा फिर पढ़ती हूँ मैं। असंख्यात गुण वृद्धि कहाँ होती है और हानि कहाँ होती है।
वृद्धि में भी 5 अलग अलग स्थान बताए। कहाँ कहाँ? उद्वेलना संक्रम से वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त होने के प्रथम समय में। उद्वेलना का काल पूरा पल्ले का असंख्याता भाग है, तो उसमें उद्वेलना करते करते सम्यक्त्व प्राप्त किया, वेदक सम्यक्त्व प्राप्त किया। तो वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त करने पर पहले समय में कौन सा संक्रम हुआ? क्योंकि वो तो सत्ता वाला है ना, ये विद्या संक्रमण। तो उद्वेलना संक्रम से विद्या संक्रमण हुआ, असंख्यात गुना वृद्धि हुई। दूसरा पॉइंट, विद्यात संक्रम से, विद्या संक्रम कब कर रहा था? समय दृष्टि कर रहा था। मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले समय दृष्टि जीव के प्रथम समय में, क्योंकि विद्यात कर रहा था और अधप्रवृत्त शुरू हुआ तो असंख्यात गुना हुआ। अथवा संपूर्ण अंतिम उद्वेलना कांडक में, वहां तो गुण संक्रमण है, असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना प्रति समय चलेगा। चौथा पॉइंट क्या बताया? सम्यक्त्व की उत्पत्ति होने पर गुण संक्रम काल के भीतर, औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होने पर विद्या संक्रमण, वहां तो गुण संक्रमण चलता है, विद्या की बात नहीं, अभी वृद्धि बात चल रही है। गुण संक्रम काल के भीतर बताया। औपशमिक सम्यक्त्व होने पर जब से शुरू होता है इसका सम्यक मिथ्यात्व का संक्रम दूसरे समय से होगा। अरे क्योंकि वो तो उसने वो उद्वेलना पूरी कर दी, ऐसा जीव लिया है। तो गुण संक्रम काल के भीतर। और पांचवा पॉइंट, दर्शन मौखिक क्षपणा में गुण संक्रम काल के भीतर, यानी जब सम्यक मिथ्यात्व की विक्षपणा हो जाती है और सम्यक मिथ्यात्व की क्षपणा के लिए फिर से दोबारा 3 करण मानते हैं, तब अपूर्व करण से उसका गुण संक्रमण शुरू होगा। तो वहां भी असंख्यात गुणा वृद्धि, असंख्यात गुणा वृद्धि चलेगी। ये तो वृद्धि के 5 प्रकार बताए। अभी हानि के बता रहे कि गुण संक्रम से विद्या संक्रम में आया हुआ समय दृष्टि का प्रथम समय, प्रथम समय में विद्या संक्रमण किसके होगा? जिसके पास सत्ता है उसके होगा। अब ये कौन सा लेना है? गुण संक्रमण कर रहा था, कब कर रहा था? अंतिम उद्वेलना कांडक। तो वो करते करते यहाँ पहले समय में आ गए, विद्या संक्रमण, तो उसका हानि हो गई। तो अब यहाँ असंख्यात गुना हानि होगी। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है? अधः प्रवृत्त संक्रम से विद्या संक्रम में आए हुए समय दृष्टि के प्रथम समय में, जो कोई समय दृष्टि मिथ्यात्व में जाता है तो वहाँ उसका अधः प्रवृत्त संक्रमण चालू होता है, अंतर्मुहूर्त तक रहता है, उसके बाद उसका उद्वेलना चालू हो जाता है। अब ये अधः प्रवृत्त कर रहा था, उसी काल में उसको सम्यक्त्व प्राप्त हुआ। तो अधः प्रवृत्त कर रहा था तो विद्यात्व में चला गया, तब भी उसके हानि होगी। यहाँ तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये अधः प्रवृत्त कर रहा था और उद्वेलना संक्रमण शुरू हुआ। मिथ्यात्व में आने पर एक अंतर्मुहूर्त काल तक अधः प्रवृत्त कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ? उद्वेलना संक्रमण शुरू हुआ। तो उद्वेलना संक्रमण कम है, अधः प्रवृत्त संक्रमण असंख्यात गुना था, तो असंख्यात गुना हानि हो गई। संक्रम में असंख्यात गुना हानि हो गई। इस तरह से वृद्धि के भी और हानि के भी उन्होंने अलग से बता दिए पॉइंट्स। अब सम्यक में क्या क्या है वो बताएंगे। सम्मतस्य असंख्यज भाग हानि, असंख्यज गुणवृद्धि हानि, अवत्तवयम च अर्थी। ये क्या डिफरेंस है इसमें? असंख्यात भाग वृद्धि नहीं है, असंख्यात भाग वृद्धि वाली बात नहीं ली यहाँ पर। यहाँ पे हानि होती। देखो, असंख्यात गुण वृद्धि होती है अंतिम कांडक में, परंतु सम्यक मिथ्यात्व जैसा इसमें नहीं होता। असंख्यात भाग वृद्धि वाली बात नहीं होगी। सम्यक्त्व का असंख्यात भाग हानि, असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि और अवक्तव्य संक्रम होता है। इसमें भी अवस्थित होने का कोई सवाल नहीं है। उद्वेलना करने वाले मिथ्या दृष्टि के जब तक द्विचरम कांडक है
स्थिति कांडक है, तब तक असंख्यात भाग हानि संक्रम, अंतिम उद्वेलना कांडक में असंख्यात गुणवृद्धि संक्रम और अधः प्रवृत्त संक्रम से उद्वेलना परिणाम को प्राप्त हुए मिथ्या दृष्टि जीव के प्रथम समय में असंख्यात गुणहानि संक्रम और सम्यक्त्व से मिथ्यात्व को प्राप्त हुए जीव के प्रथम समय में अवक्तव्य संक्रम होता है। इस प्रकार इन 4 पदों का संभव यहाँ पर विरोध को प्राप्त नहीं होता। फिर से सम्यक्त्व में असंख्यात भाग हानि कब होती है? उद्वेलना। हाँ, लगातार उद्वेलना चल रही है। अधः प्रवृत्त संक्रम से उद्वेलना संक्रम में आ गया, उसके बाद उद्वेलना संक्रम लगातार पल्ले के असंख्यात भाग पर। तो क्या हो रहा है? लास्ट कांड को छोड़ो, तो उसमें असंख्यात भाग हानि होगी। अंतिम कांडक में प्रवेश करने पर लगातार अंतर्मुहूर्त तक असंख्यात गुणा वृद्धि होगी और असंख्यात गुणा हानि कब होगी? तो सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में आने पर अधः प्रवृत्त संक्रमण कर रहा था, और जब उद्वेलना संक्रमण शुरू होगा तो संक्रम में असंख्यात गुणा हानि हो जाती, क्योंकि अधः प्रवृत्त संक्रमण असंख्यात गुणा ज्यादा है और उद्वेलना संक्रमण का प्रमाण असंख्यातवे भाग प्रमाण है। और अवक्तव्य कब होगा? सम्यक्त्व में से मिथ्यात्व में आने का पहला समय। उसमें तो वृद्धि हानि नहीं कह सकते, वहां तो हुआ है, इतना ही कहेंगे। यही रुकेंगे अब हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक न हो, सदा देत हो। अश्विनी नमो